सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आप सब सोच रहे होंगे सर आज ग्रामर की क्लास कैसे। आप सब जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम एडिटोरियल और आर्टिकल्स की क्लास कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रीडिंग भी देख रहे हैं, वोकैब भी देख रहे हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। बट उन वीडियोज़ के नीचे मैंने काफ़ी सारे कॉमेंट्स देखे जिसमें बच्चे ये कह रहे थे कि सर रीडिंग और वोकैब तो फुली पैक्ड है, बट ग्रामर का जो पोर्शन है इन क्लासेज में वो कम है। और सच बताऊं, मुझे भी वो चीज़ फील हुई थी और मैंने बोला भी था आपको कि मैं क्लास के अंदर अगली क्लास से कोशिश करूंगा ग्रामर का पोर्शन बढ़ाने का। बट वो क्लास ना ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ी हो जा रही है और पढ़ना भी है, कवर भी करना है, तीनों एस्पेक्ट पे कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूँ, रीडिंग भी, वोकैब भी और ग्रामर भी। तो मैं एक छोटा सा और मच नीडेड चेंज कर रहा हूँ। जो 5 क्लासेस रेगुलर बेसिस पे डेली हो रही थी उसमें 2 क्लासेस जो है वो ग्रामर की भी ऐड कर रहा हूँ। और ग्रामर की कोई वो, जैसे आप क्वेश्चंस करते हैं घिसे पिटे क्वेश्चंस लगाते हैं, वैसे क्लासेस और वैसे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। मैं द हिंदू न्यूज़पेपर के सफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस उठा रहा हूँ जिसमें जेन्युइनली बच्चों को दिक्कत आती है। बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, ये सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिल पाता है, इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह। तो एक एक वर्ड को बिल्कुल ब्रेक डाउन करेंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे, प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग को हम लोग गेन करेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो एक बार मैं शेड्यूल बता देता हूँ आपको। ये शेड्यूल रहेगा, मंडे को एडिटोरियल आर्टिकल, ट्यूसडे को ग्रामर, फिर एडिटोरियल आर्टिकल, फिर ग्रामर, फिर एडिटोरियल आर्टिकल। कहने का मतलब रीडिंग वोकैब ग्रामर, रीडिंग वोकैब ग्रामर, रीडिंग वोकैब, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। रीडिंग और वोकैब पे ज़्यादा फोकस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इनकी वेटेज ज़्यादा है और इसी से ही जेन्युइनली आपकी लैंग्वेज जो है वो अच्छी होगी। तो आज ग्रामर की क्लास अपलोड कर रहा हूँ और कल भी ग्रामर की कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से फिर ये शेड्यूल हो जाएगा, इसको आप फॉलो कीजिएगा। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। तो ये आपके सामने सेंटेंस है, इसके अंदर मैंने एरर भी दिया है। पहले आपको एरर फाइंड करना है, उसके बाद एक एक वर्ड को बिल्कुल ब्रेक डाउन करेंगे, डिटेल में जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि सेंटेंसेस के नंबर्स पे नहीं जाना है कि इतने सारे सेंटेंसेस करने हैं। नंबर ऑफ सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही सेंटेंस को डिटेल में जाके समझना इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बनाएंगे एक बार। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। एक पावरफुल न्यू ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिसको क्रिएट किया है चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक ने, और उस मॉडल ने शेक कर दिया है सिलिकॉन वैली को। सिलिकॉन वैली क्या है? एक ग्लोबल सेंटर है टेक्नोलॉजी का, कैलिफोर्निया यूएसए में है। जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो सारी यहीं पे है, ठीक है। सिलिकॉन वैली उसको बोलते हैं। एप्पल है, मेटा है, गूगल है, ओपन एआई है, अमेजोन है, एनवीडिया है, सब यहीं पे हैं इनके हेडक्वार्टर्स। तो उस मॉडल ने हिला के रख दिया है सिलिकॉन वैली को ओवर द पास्ट फ्यू डेज। अब ये जो मॉडल है ये पैक्ड है कटिंग एज कैपेबिलिटीज़ के साथ। कटिंग एज का मतलब होता है लेटेस्ट, इनोवेटिव, स्टेट ऑफ द आर्ट, और ये डेवलप हुआ है बहुत कम बजट के अंदर। तो डीप सीक का जो R1 मॉडल है वो क्या कर रहा है? प्रॉम्प्ट कर रहा है टॉक। किस चीज़ की टॉक? इम्पेंडिंग अपहीवल इन टेक इंडस्ट्री। इम्पेंडिंग का मतलब होता है कोई चीज़ होने वाली है, अबाउट टू हैपन, और अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल, डिसरप्शन। तो इस डीप सीक के R1 मॉडल ने ऐसी बातों को बढ़ावा दे दिया है कि जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि टेक इंडस्ट्री में डिसरप्शन आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इसके आ जाने के बाद। अब ये मीनिंग हो गया। मीनिंग के बाद आप सबसे पहले ये देखा करो कि फुल स्टॉप कहाँ पे है। आपने सेंटेंस पढ़ा और उसके बाद यहाँ पे आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रही है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ढूंढना होता है वर्ब, ध्यान रखिएगा सबसे पहले। अब जनरली बच्चों को हो सकता है कि ये वाला जो वर्ड है वो वर्ब लगे, है ना, बट आप फिर भी आगे देखा करो। क्रिएट, क्रिएटेड, है ना, ईडी फॉर्म बनी पड़ी है, तो बच्चे सोचते हैं ये वर्ब है। फिर आगे चलोगे, आगे चलोगे, यहाँ पे एक और वर्ब दिखाई दे रही है, ठीक है, हैज़ शेकन, हैज़ प्लस V3। अब पॉइंट ये है, सब्जेक्ट ढूंढते हैं, वर्ब मिल गया तो चलो। अब इसमें से कौन सी मेन वर्ब है अभी वो भी कंफर्म नहीं है, देखते हैं। एक पावरफुल न्यू ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। ये जो ए आर्टिकल आपको पता है नाउन के लिए आते हैं, तो ये ए जो आया हुआ है मॉडल के लिए आया हुआ पॉइंट नंबर 1, जो कि ये नाउन है, ठीक है। पावरफुल, कोई भी चीज़ पावरफुल है तो वो एडजेक्टिव होती है, हम सब जानते हैं कि पावरफुल मॉडल है। कैसा मॉडल है? पावरफुल। न्यू भी क्या है? एडजेक्टिव है जो कि मॉडल को बता रहा है कैसा मॉडल है, न्यू मॉडल है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स वैसे नाउन होता है बट यहाँ मॉडल के बारे में ही बता रहा है कि ओपन सोर्स मॉडल है। होता ये नाउन है बट यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई करने का सेंस दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बट होता ये जेन्युइनली नाउन ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है।
उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। कैसा मॉडल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस मॉडल को मॉडिफाई ही कर रहा है एक तरीके से, जिसमें इंटेलिजेंस वर्ड जो होता है वो नाउन होता है और आर्टिफिशियल उस इंटेलिजेंस को भी मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। आप समझ में आया आपको जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कहने का मतलब चाहे बीच में नाउन भी आ गया, चाहे बीच में नाउन भी आ गया, बट ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का सेंस दे रहे हैं, जो कि इस मॉडल को बता रहे हैं। बोलो हाँ। तो एक ऐसा मॉडल है जिसको क्रिएट किया चाइनीज स्टार्टअप ने। देखो, जब भी आपको वर्ब के तुरंत बाद बाय लिखा दिखाई दे तो समझ जाना कि वो वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होती है इसके बाद बाय नहीं आता। बाय जो आता है वो पार्टिसिपल के साथ आता है। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे, पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको कैसे पता कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है? किसको क्रिएट किया गया है? मॉडल को क्रिएट किया गया है। नाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये वाला शब्द मेन वर्ब नहीं था, ध्यान रखिएगा। बाय आपका प्रेपोजिशन होता है, तो चाइनीज स्टार्टअप डीप से ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, जिसमें चाइनीज स्टार्टअप में स्टार्टअप नाउन है, चाइनीज उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, डीप सीक भी नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ये पूरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब आया हैज शेकन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस बार ये है मेन वर्ब, इसका सब्जेक्ट क्या है? मॉडल है। तो मॉडल ने शेक कर दिया है ना सिलिकॉन वैली को, क्योंकि जब भी वर्ब आती है वर्ब का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इनमें से किसी चीज ने शेक नहीं किया है, इस मॉडल ने। ये सब तो विशेषता बता रहे हैं, इस मॉडल ने शेक किया है। मॉडल कैसा नाउन है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। तो हैज प्लस V3 ठीक लिखा हुआ है। किसको शेक कर दिया? सिलिकॉन वैली को। तो ये आपका सिलिकॉन वैली फिर से क्या हो गया? नाउन हो गया, नाम है। ओवर क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। द पास्ट फ्यू डेज, द आर्टिकल आया हुआ है, डेज के लिए ये नाउन है, फ्यू उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, और पिछले कुछ दिन ये भी क्या है? डेज को ही बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। अब फिर से आपको दिखाई दे रहा है पैक्ड, ईडी वाली फॉर्म। अब आप सोचोगे ये क्या है भैया? तो पैक्ड विद कटिंग एज कैपेबिलिटीज। अभी देखते हैं पैक्ड क्या है, पहले आप विद देखो। ये बात सबको पता है कि ये प्रेपो है, और कटिंग एज कैपेबिलिटी ये पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट ये वाला होता है। कैपेबिलिटीज नाउन है। कैसी कैपेबिलिटीज? कटिंग एज कैपेबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। अभी पैक्ड नहीं पता है हमें क्या है, हम देख लेंगे। पैक्ड जो है एंड कंजंक्शन होता है, जोड़ता है जो, ये तो पता ही है। डेवलप्ड है ऑन अ सीमिंगली टाइनी बजट। अभी डेवलप्ड भी नहीं पता हमें, आगे देख लेंगे। ये प्रेपोजिशन है और ये पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जिसमें ये ए आर्टिकल बजट के लिए आया हुआ है। तो मेन ऑब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन ही होता है, आपको पता है। कैसा बजट है? टाइनी, तो ये उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। कितना टाइनी? सीमिंगली टाइनी। एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर दे वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। समझ में आया? अब ये पैक्ड और डेवलप्ड किसको बोला जा रहा है? तो डीप सीक के R1 मॉडल को बोला जा रहा है। R1 मॉडल का ही नाम है। तो ये क्या है? नाउन है। आपको कैसे पता? अपोस्ट्रोफी एस दो नाउन के बीच में ही आता है, आप जानते हैं ना। पोजेशन दो नाउन के बीच में, मैंने नाउन की क्लास में पढ़ाया हुआ है सभी बच्चों को। तो ये जो डेवलप्ड बोला जा रहा है और पैक बोला जा रहा है कि पैक है ये मॉडल, डेवलप्ड है ये मॉडल, मॉडल को बोला जा रहा है। नाउन के बारे में जो वर्ड बताए, फिर से V3 एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसे पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ये भी V3 जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। अब आगे डीप सीक का जो R1 है, तो R1 यहाँ सिंगुलर है, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहा है टॉक को, उसी के चलते बातें हो रही हैं, तो सिंगुलर है, तो आगे सिंगुलर वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब टॉक वर्ब और नाउन दोनों होता है, तो यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग व्हाट, वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई है, तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ ये नाउन है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने एरर नहीं बताया आपको पहले, मुझे एरर बताना चाहिए था, आ ही गया एरर। ऑफ प्रेपोजिशन है तो प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं। वो जो आर्टिकल है वो इस नाउन के लिए आया हुआ है, जो कि प्रेपो इस वाले प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और इस नाउन को जो मॉडिफाई करे इम्पेंडिंग ये एडजेक्टिव। अब आपको पता है कि जो आर्टिकल है आते तो नाउन के लिए हैं, बट यहाँ ए आएगा कि एन आएगा ये डिपेंड होता है उसके साथ वाले वर्ड के ऊपर। इम्पेंडिंग में ई वाली साउंड है, वोवल वाली, तो उसके लिए जो आर्टिकल आता है
वो ए नहीं एन आता है, तो मिस्टेक यहाँ पे ये थी, आर्टिकल का एरर था इतने बड़े सेंटेंस के अंदर एन आएगा, एन इम्पेंडिंग अपहीवल। फिर इन प्रेपोजिशन है और ये पूरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें ये नाउन है ऑब्जेक्ट और टेक उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। द आर्टिकल इसके लिए आया हुआ। मैंने कोई गलती तो नहीं की भाई, माफ़ कर देना, कोई गलती की हो तो वैसे की नहीं है, काफ़ी सारे वर्ड्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। आओ अगला देखते हैं। एरर यहाँ पे एन था। ठीक है, लो इसको बनाओ एक बार। तो पहले आंसर देखते हैं इसके अंदर। कॉन्टिन्यू नहीं आएगा यहाँ पे, कॉन्टिन्यूड आएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों आएगा वो मैं अभी समझा दूंगा आपको। आप पहले एक बार मीनिंग देखिए। एक प्रेसिंग इशू की बात हो रही है। प्रेसिंग का मतलब है अर्जेंट है, सीरियस इशू की यहाँ बात हो रही है। कौन सा सीरियस इशू है? जिसको गवर्नमेंट ने अभी भी इफेक्टिवली एड्रेस करना है, जो कि हुआ नहीं है येट टू इफेक्टिवली एड्रेस, का मतलब जिसको भी डील किया नहीं गया है। और वो क्या है? वो जो लगातार यूज हो रहा है मोबाइल फोन्स का, किसके द्वारा? क्रिमिनल्स के द्वारा। कौन से क्रिमिनल्स? जो इनकार्सरेटेड हैं जेल्स के अंदर। इनकार्सरेटेड का मतलब होता है कन्फाइंड है, बंद है जेल के अंदर। ये एक ऐसा इशू है जो कि परसिस्ट कर रहा है इवन हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर। वो आपको पता होगा, लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ से बैठे बैठे गैंग ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो ये उसी का कॉन्टेक्स्ट है कहीं ना कहीं। आ जाइए। और उसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो कि एक्टिव हैं, बट उसको टीआरपी थोड़ी ज़्यादा मिल गई, उससे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। सलमान खान को टारगेट करता है, इसलिए टीआरपी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, सलमान खान बड़ा नाम है। खैर, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले फिर वही वाली बात, कहाँ पे सेंटेंस आपका ख़त्म हो रहा है? यहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, चलिए जी। वन प्रेसिंग इशू दैट द गवर्नमेंट हैज़ येट टू इफेक्टिवली एड्रेस, हैज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर है, और इज लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले वर्ब पकड़ा करो सबसे पहले। ठीक है, बस अब हम देखते हैं कौन सी वर्ब का कौन सा सब्जेक्ट है। वन प्रेसिंग इशू, सबसे पहले तो देखेंगे वन इशू, ये किसके लिए आया हुआ है? इशू क्या है? नाउन है, वन उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। प्रेसिंग का मतलब होता है अर्जेंट या सीरियस, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, दैट क्या है यहाँ पे? एक इंपॉर्टेंट इशू जिसको गवर्नमेंट ने अभी भी एड्रेस नहीं किया है। जिसको? किसको? इशू को। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इस वाले नाउन को रिलेट कर रहा है। अच्छा, वैसे मैं दैट के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले वही सीख लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। जो दैट होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में वो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और नॉर्मल कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, नॉर्मल कंजंक्शन। देखो, आई लाइक द स्टूडेंट्स दैट वर्क हार्ड, मुझे वो स्टूडेंट्स पसंद है जो मेहनत करते हैं। यहाँ दैट इसको रिलेट कर रहा है, स्टूडेंट्स को। और ये प्लूरल है, इसलिए देखो आगे वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। तो मुझे वो स्टूडेंट्स पसंद है जो मेहनत करते हैं। जो कौन? स्टूडेंट्स। रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। हालांकि जोड़ता भी है वो, प्रोनाउन के साथ साथ कंजंक्शन भी होता है, बट मेन जो फंक्शन होता है वो रिलेट करने का ही होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। आई वुड लाइक टू से दैट आई लव यू, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। आई वुड लाइक टू से, एक क्लोज ये है, आई लव यू दूसरा क्लोज ये है, तो दो क्लोजेस को जोड़े, तो ये नॉर्मल कंजंक्शन है। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ये रिलेटिव और ये कंजंक्शन। अगर आप इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ रहा है, सॉरी रिलेट कर रहा है, एक प्रेसिंग इशू जो गवर्नमेंट को अभी भी एड्रेस करना है। क्या? इशू एड्रेस करना है, तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है, नॉर्मल कंजंक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बोला है द गवर्नमेंट हैज़ येट टू इफेक्टिवली एड्रेस। द गवर्नमेंट, द आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ये नाउन है और यही सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर इन नेचर है। गवर्नमेंट को कलेक्टिवली यूज किया है, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए आगे वर्ब भी कैसी आई हुई है? सिंगुलर, हैज़। अब आप सोच रहे हो कि हैज़ के बाद सर V3 आता है, वो क्यों नहीं लिखा हुआ? भाई हैज़ यहाँ पे मेन वर्ब बन के आया हुआ है, पता है ना मेन वर्ब। अच्छा, हैज़, हैव, हैड, हैज़, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, हैव पहली फॉर्म होती है, दूसरी फॉर्म होती है हैड, तीसरी फॉर्म होती है हैड, आईएनजी वाली फॉर्म होती है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो हैज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिफ्थ फॉर्म है, एस या एस वाले सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर था, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट हैज़ मेन वर्ब है यहाँ पे। अच्छा, आई हैव टू डू समथिंग, शी हैज़ टू डू समथिंग, इन्फिनेटिव का भी यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। ये टू के बाद यहाँ पे ये एड्रेस, टू के बाद वी बनाया हुआ, ये इन्फिनेटिव है। गवर्नमेंट हैज़ टू एड्रेस, गवर्नमेंट को एड्रेस करना है। अच्छा, वैसे आपको पता है टू के बाद ये जो बेस फॉर्म आता है इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। इसको तोड़ते नहीं है, कभी ब्रेक नहीं करते, बट न्यूज़पेपर में बहुत बार ना इस चीज़ को एक्सेप्टेबल माना है।
तो ये एड्रेस करना है कैसे, इफेक्टिवली। इन्फिनेटिव को, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब। ठीक है जी। येट क्या है, येट क्या है, द गवर्नमेंट हैज टू एड्रेस, गवर्नमेंट हैज येट टू एड्रेस। तो ये हैज टू एड्रेस जो कि वर्ब फ्रेज है, वर्ब से शुरू होने वाले 2-3 सेंटेंस वर्ब फ्रेज माने जाएंगे। तो हैज टू एड्रेस वर्ब फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। द गवर्नमेंट हैज टू एड्रेस, द गवर्नमेंट हैज येट टू एड्रेस, येट का मतलब अभी एड्रेस किया नहीं है, बाकी है। समझ में आया सभी बच्चों को? तो वन प्रेसिंग इशू दैट द गवर्नमेंट हैज येट टू इफेक्टिवली एड्रेस इज। अब ये इज जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि वर्ब आई है तो सब्जेक्ट भी आएगा। इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट तो ये मिल गया, सिंगुलर को सिंगुलर। इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट ये इशू है, ध्यान से देखिए। उस इशू को अभी गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं किया, और वो इशू क्या है, इज, फिर आगे इशू बताया वो क्या है। तो इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट इशू है जो कि सिंगुलर था, इसलिए वर्ब भी कैसी आई हुई है, सिंगुलर। आगे फिर बोला है द कॉन्टिन्यूड यूज आना चाहिए था। देखो द आर्टिकल आया हुआ यूज के लिए, यूज वर्ब और नाउन दोनों होता है। यहाँ द आर्टिकल आया हुआ है तो ये नाउन है। नाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो कॉन्टिन्यू तो वर्ब होता है, वर्ब को अगर एडजेक्टिव बनाना है तो उसमें या तो आईएनजी फॉर्म या ईडी फॉर्म आप लगाएंगे। तो कॉन्टिन्यूइंग बोल लो या कॉन्टिन्यूड बोल लो, दोनों आ सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो लगातार जो यूज हो रहा है, कॉन्टिन्यूड यूज जो हो रहा है किसका, मोबाइल फोन्स का, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, यस और नो। और मोबाइल फोन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, कंपाउंड नाउन है यहाँ पे। बाय फिर से प्रेपोजिशन है, क्रिमिनल उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं, आपको पता ही है ना। यहाँ लिख दूँ ये प्रेपो और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इनकासरेटेड क्या है, क्या ये वर्ब है, नहीं। क्रिमिनल्स जो कि बंद है जेल के अंदर, अगर ये वर्ब होती तो इसका सब्जेक्ट नहीं होता। अगर ये वर्ब होती तो इसका सब्जेक्ट होता, बट इसका सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला शब्द आया हुआ है क्रिमिनल्स के लिए, कि क्रिमिनल्स जो है वो बंद है। तो ये तो ऑब्जेक्ट है वैसे भी, तो ये अगर वर्ब होती तो इसे सब्जेक्ट चाहिए होता, और सब्जेक्ट इसी को बनना चाहिए था, बट ये तो सब्जेक्ट है नहीं, है तो ऑब्जेक्ट है बाय प्रेपोजिशन का। तो कहने का मतलब ये वर्ब भी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये क्या है, नाउन के बारे में जो बता रहा है। V3 एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, क्लियर। इन प्रेपोजिशन है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं, वो तो पता ही है आपको। फिर आगे, एन इशू दैट परसिस्ट इवन इन हाई सिक्योरिटी प्रिजन। अब ये एन इशू, इशू में ई वाली साउंड है, वोवल वाली साउंड है, तो एन आएगा, वो ठीक लिखा हुआ, और ये नाउन है। दैट किसके लिए आया हुआ है, फिर से इशू के लिए आया हुआ है, वो इशू जो कि परसिस्ट कर रहा है। तो दैट अभी भी रिलेट कर रहा है, फिर से क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ पे। अब इशू परसिस्ट कर रहा है ना, तो इशू सिंगुलर इन नेचर था, ध्यान से देखो, एन था, तो इसलिए वर्ब भी कैसी आई हुई है, सिंगुलर आई हुई है, ऐसी है ईएस वाली, ठीक है। इवन इन हाई सिक्योरिटी प्रिजन, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन जो है वो प्रेपोजिशन है, और हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स जो है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जिसमें प्रिजन जो है वो मेन ऑब्जेक्ट है, नाउन हो जाएगा, ठीक है। और हाई सिक्योरिटी उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है। हाई सिक्योरिटी जो है वैसे नाउन ही होता है, बट वही वाली बात, जब दो नाउन एक साथ आ जाते हैं तो पहले वाला जो नाउन होता है वो एक तरीके से आगे वाले नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा होता है। जैसे गार्डन चेयर, दो नाउन एक साथ हैं, बट जो गार्डन है कहीं ना कहीं चेयर को मॉडिफाई करने का सेंस दे रहा है। मैंने नाउन की क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब आप मुझे बताओ इवन क्या है, इवन क्या है, इवन का पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलो आराम से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ये बात पता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब होते हैं वो एक तो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, और एक किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ये बात जानते हैं। शी इज़ वॉकिंग स्लोली, धीरे चल रही है, तो वॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है स्लोली, तो वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। मैंने कहा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वेरी उस एडजेक्टिव के लिए आया हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल। तो जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर दे वो क्या, एडवर्ब, तो वेरी वहाँ एडवर्ब है, ठीक है। शी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली, स्लोली एडवर्ब था, अब वेरी उस स्लोली के लिए भी आया हुआ है, तो एडवर्ब को भी जो मॉडिफाई कर दे वो क्या होता है, एडवर्ब। ये बात हम सबको पता है, बट एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेयरली यूज्ड है, बट अब सेंटेंसेस आए हैं तो समझाना तो पड़ेगा। एडवर्ब जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। जैसे फॉर्चुनेटली एवरीवन अराइव्ड सेफली, तो भाग्य से हर कोई सेफ पहुंच गया। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और पहुंच गया कैसे सेफली, ये एडवर्ब है। अब फॉर्चुनेटली किसके लिए आया हुआ है, किसी एक शब्द के लिए या अराइव के लिए नहीं आया हुआ है। भाग्य से हर कोई सेफ पहुंच गया, तो पूरे के पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर रहा है। पूरे के पूरे सेंटेंस को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब। दिलचस्प बात यह है कि वो बहुत सारी चीजें जानता है बर्ड्स के बारे में। तो क्या दिलचस्प बात है, वो बहुत सारी चीजें जानता है किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में। तो पूरे के पूरे सेंटेंस को जो मॉडिफाई कर दे, तो इस पूरी की पूरी इंटरेस्टिंग बात को जो मॉडिफाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ऐसे केसेस में जनरली शुरू में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। अब एडवर्ब जो होता है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज को भी मॉडिफाई करता है। ये टिपिकल नाम सुन के घबराना नहीं है आपने, बहुत आसान है, मजा आ जाएगा, देखना आप। इवन विद केयरफुल प्लानिंग द प्रोजेक्ट फेल्ड, अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रोजेक्ट आपका सब्जेक्ट है, फेल्ड उसकी वर्ब है, यस और नो। विद प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर दो तीन वर्ड्स आपको और दिखाई दे, या प्रेपोजिशन से शुरू होने वाला जो फ्रेज होता है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए पहले, है ना, प्रेपो और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट। तो इस वाले को यहां से लेकर यहां तक को बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। केयरफुल प्लानिंग के बावजूद भी प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो ये इवन किसके लिए आया हुआ है, विद केयरफुल प्लानिंग। कितना प्लानिंग किया उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो जो इवन है इस पूरे के पूरे फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, और वो क्या, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो वो क्या होगा भैया, एडवर्ब। शी ने कंप्लीट किया टास्क जस्ट इन टाइम, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है उसका ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, सब्जेक्ट। जानते हैं आप लोग कब टास्क कंप्लीट किया, इन टाइम। तो इन प्रेपोजिशन और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। जस्ट इन टाइम किया, ठीक समय पे किया, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज को भी जो मॉडिफाई कर दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अब आप मुझे बताओ, क्या इवन यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, कि एक ऐसा इशू है जो कि परसिस्ट करता है इवन इन हाई सिक्योरिटी प्रिजन। इन से शुरू होने वाला प्रेपो, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट, तो पूरा बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। इवन यहाँ पे भी, तो इवन जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब है। मजा आया क्या? मजा आया। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ जाएगा। और बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन हैं, कंसेप्ट भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। मैं कह रहा हूँ धागे खुल जाएंगे सारे ग्रामर के, बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी। लो इसको बनाओ। सबसे पहले एक काम करते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर मैं बताऊं तो यहाँ पे बेलिजरेंट नहीं आएगा, बेलिजरेंस आएगा, ENCE आएगा। क्यों आएगा वो भी पता आपको लग जाएगा। इसका मीनिंग क्या है अभी समझा देता हूँ मैं, फिलहाल के लिए इसे इरेज कर रहा हूँ। पहले पूरे का मीनिंग देखते हैं। एम्बोल्डन बाय हिज विक्ट्री इन द US प्रेसिडेंशियल पोल। एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी चीज़ से हिम्मत मिल जाना, तो हिम्मत मिल गई है उनकी जीत से। इसकी जीत से डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। कहाँ मिली है? US प्रेसिडेंशियल पोल्स के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रम अप कर दिया। ड्रम अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब कुछ इंक्रीज कर देना। इसको इंक्रीज कर दिया, रेटरिक को, ऑफ बेलिजरेंस आना है। पहले मीनिंग समझेंगे एक बार। रेटरिक हम लोग इफेक्टिव राइटिंग या स्पीच को बोलते हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस या कन्विंस करने के लिए होती है। और यहाँ बेलिजरेंट या बेलिजरेंस दोनों एक जैसे ही हैं, बस वर्ड फॉर्म अलग है। बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, और बेलिजरेंस का मतलब होता है वॉर लाइक, ठीक है, अग्रेशन जो दिखाए। वो नाउन है, ये एडजेक्टिव होता है बेलिजरेंट। बेलिजरेंस नाउन होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनको जीत मिल गई है तो उनकी हिम्मत बढ़ गई है, तो उन्होंने इंक्रीज कर दी है उनकी रेटरिक, किसकी? बेलिजरेंस की। कहने का मतलब है अब वो जो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके की स्पीच दे रहे हैं, उसमें अग्रेशन दिख रहा है। उसमें वो ये दिख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही मतलब वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, चौड़ में आ गए तो अब हो क्या रहा है, उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं अपने प्लान्स, जिसमें वो एनेक्स करेंगे। एनेक्स मतलब कंट्रोल कर लेंगे किसी प्रॉपर्टी या लैंड को, अपने पोजीशन में ले लेना। किसको? कनाडा को और ग्रीनलैंड को। और रीटेक करेंगे किसका कंट्रोल? पनामा कैनल का। तो ये जो है इसका मीनिंग। अब आते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। तो सबसे पहले इसी को आप लोग देखेंगे, एम्बोल्डन बाय। मैंने पहले ही बताया था, बाय लिखा हुआ है ना, तो ये V3 एज एन एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा होगा। ये वर्ब नहीं है, वर्ब होती तो सब्जेक्ट भी होता। अभी देखेंगे किसके लिए आया हुआ है। वैसे हिम्मत किसको मिली है? डोनाल्ड ट्रंप को मिली है। हिम्मत बढ़ गई है उनकी जीत की वजह से। US प्रेसिडेंशियल पोल में डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रम अप मतलब इंक्रीज कर दिया। हिम्मत किसकी बढ़ी है बताओ मुझे? डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी है ना।
तो नाउन के बारे में जो बताए, नाम है ना ये, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो V3 एज एन एडजेक्टिव पार्टिसिपल का यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। हिज जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, जानते हैं आप लोग अच्छे से, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आते हैं, नाउन आते हैं। क्लियर, विक्ट्री नाउन है। इन प्रेपोजिशन है, तो ये पूरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। मेन ऑब्जेक्ट इसके अंदर पोल्स है, क्योंकि द इसके लिए आया हुआ, पोल्स नाउन है। प्रेजेंशियल पोल, नाउन को जो मॉडिफाई कर रही है, क्या है, एडजेक्टिव है। अब यूएस जो है, वैसे तो नाउन होता है, किसी जगह का नाम है, बट सेंस एडजेक्टिव का ही दे रहा है। कहाँ के पोल्स हैं, यूएस के पोल है, तो एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है, होता नाउन ही है, ठीक है। कॉमा लगा हुआ है, फिर क्लोज शुरू हो गया नया। डोनाल्ड ट्रंप आपका मेन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ये नाउन है। सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर। हैज़ के बाद V3 आता है, वो ठीक है। ड्रम अप एक फ्रेजल वर्ब है, मैंने मीनिंग बता दिया, इंक्रीज करना या लोगों का सपोर्ट लेना। तो अपनी स्पीच से, अपनी गुस्सैल स्पीच से लोगों का सपोर्ट ले रहे हैं और अनाउंस कर रहे हैं प्लान जिसमें कंट्रोल कर लेंगे कनाडा को, ठीक है। हिज फिर से क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेके आता है, तो रेटोरिक क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखो ऑफ क्या था, प्रेपो, तो प्रेपो के बाद क्या आना था, प्रेपो का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं भैया, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। बेलिजरेंट एडजेक्टिव होता है, तो बेलिजरेंस आना चाहिए था, नाउन फॉर्म चाहिए था, तो ये गलती थी। बाय प्रेपो है, प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, नहीं है वो। वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, तो ये भी नाउन ही होती है, जिसे हम लोग जेरेंड कहते हैं। प्लान्स प्लूरल बना पड़ा है, क्या है, नाउन है। अनाउंस व्हाट, क्या करना है, प्लान्स को अनाउंस करना है। टू के बाद एनेक्स, ये बेस फॉर्म है, कब्जा कर लेना, हड़प लेना कोई चीज़। कनाडा एंड ग्रीनलैंड, ये जगह के नाम है, तो दोनों नाउन है। एंड जो है कंजंक्शन है, बेसिक्स है, फिर एंड कंजंक्शन है। अब ये रीटेक आया हुआ है कि उनके प्लान है कि वो एनेक्स करेंगे और रीटेक करेंगे, तो ये टू के बाद बेस फॉर्म है, और एंड के बाद ये पैरेललिज्म मेंटेन हो रहा है। टू एनेक्स एंड टू रीटेक था, वो दो दो बार टू नहीं लिखा, टू को कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है। रीटेक कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंट्रोल। रीटेक व्हाट, कंट्रोल, तो कंट्रोल यहाँ नाउन है, वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा। वर्ब होता तो फिर सब्जेक्ट भी चाहिए होता। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। पनामा कैनल नाउन है, और द आर्टिकल से भी आपको पता लग रहा है। बताओ भाई, कैसी लग रही है क्लास, इंटरेस्टिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लो इसके अंदर बताएंगे। तो पहले आंसर जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे साइन नहीं आएगा, साइंस आएगा, उसके पीछे क्या रीज़न है अभी समझते हैं इसका लॉजिक। पहले एक काम करते हैं, पूरे सेंटेंस का मीनिंग जानो। जो सॉफ्ट जेंटल मर्मर्स हैं बेबी के फर्स्ट एक्सप्रेशन का, मर्मर का मतलब होता है वो जो बच्चा आराम आराम से धीरे धीरे आवाज़ें निकालता है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता है। तो जेंटली या सॉफ्टली कुछ बोलना, क्वाइटली कुछ बोलना। विस्पर्स भी सेम होता है, खुसर पुसर करना। तो जो बेबी के फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है, अच्छा पहली बात तो ये छोटे बच्चे वाला बेबी है, ये आपके बेबी वाला बेबी नहीं है, बाबू सोना कुच्चू पुच्चू वाला। ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं। तो जो सॉफ्ट जेंटल मर्मर है बेबी के फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होते हैं, जैसे कि विस्पर्स ऑफ जॉय एंड वंडर। छोटा बच्चा वैसे तो रोता ही रहता है, बट कभी कभी खुश भी होता रहता है, ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग। सरप्राइज भी होता रहता है, क्योंकि दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है। मम्मी पापा झूले खिला दो, चूचू कर दूंगा। तो बस सारा मूड खराब कर दिया। लिटिल विस्पर्स जो है जॉय और वंडर के डोटिंग पेरेंट्स। डोटिंग क्या होता है, डोटिंग का मतलब होता है अनक्रिटिकली फॉन्ड ऑफ समवन। ना कुछ खामियां दिख रही हैं किसी में, ना कुछ गलतियां दिख रही हैं, अति मोहब्बत, अति स्नेह, अति प्यार करने वाला। तो डोटिंग पेरेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। तो बेबी के जो ये मर्मर्स होते हैं और जो ये विस्पर्स होते हैं जॉय एंड वंडर के, उसके प्यार करने वाले पेरेंट्स के प्रति, ये सब के सब ऐसे साइंस हैं किस चीज़ के, कि बच्चे का जो दिल है बहुत अच्छे से धड़क रहा है, और इज वर्किंग रिदमिकली इन कंसर्ट विद डेवलपिंग स्पीच। इन कंसर्ट का मतलब होता है टुगेदर विद। बच्चे का दिल तो धड़क रहा है बढ़िया से, बट एट द सेम टाइम उसकी स्पीच मैकेनिज्म्स भी डेवलप हो रही हैं। मतलब उसकी जो बॉडी है वो फिट है, अगर वो मर्मर्स कर रहा है, मतलब अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है, खुश हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, विस्पर्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं उसके। समझ में आया, क्योंकि दिल अच्छे से धड़क रहा है, तो आप ये समझ के चलिए कि जो बोलने में मसल्स एंगेज होती हैं वो भी परफेक्टली फाइन है। स्पीच मैकेनिज्म भी बढ़िया डेवलप हो रही है रिदमिकली, अगर बेबी का हार्ट बीट कर रहा है तो। ठीक है, ये मीनिंग क्लियर है सभी बच्चों को।
अब आते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। द सॉफ्ट जेंटल मर्मर्स ऑफ अ बेबीज फर्स्ट एक्सप्रेशन, दा किसके लिए है? मर्मर्स के लिए। अच्छा, मर्मर का मतलब ऐसे कंप्लेन करना भी होता है, ठीक है, बट यहाँ आराम आराम से कुछ बोलना या आवाज़ें निकालना। तो ये क्या है जी? नाउन। जेंटल उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है और सॉफ्ट भी मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। सॉफ्ट और जेंटल मर्मर्स। पहले वैसे तो वर्ब देखनी चाहिए थी हमें, वर्ब देखनी चाहिए थी ना, यहाँ दैट से नया क्लोज शुरू हो रहा है ना। अगर वर्ब देखनी चाहिए थी, कुछ बच्चों को लग सकता है कि ये लाइक वर्ब हो और कुछ को लग सकता है कि ये आर हो। तो लाइक तो है ही नहीं, बिल्कुल भी आर ही है। क्यों? अभी समझाता हूं। ऑफ प्रेपोजिशन हो गया और ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप ये मत सोचना कि ये ए आर्टिकल एक्सप्रेशन के लिए आया हुआ है, नहीं, ये बेबी के लिए आया हुआ है, ये नाउन है। अपोस्ट्रोफी एस दो नाउन के बीच में होता है, एक नाउन ये है, दूसरा नाउन ये है, बेबी के एक्सप्रेशन। कैसे एक्सप्रेशन? फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो ये मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे कि लिटिल विस्पर्स हैं, तो कैसे मर्मर्स हैं या कैसे एक्सप्रेशंस हैं? जैसे कि वो जॉय शो करता है, वंडर शो करता है। अब जो लाइक है वहां पे वो प्रेपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। लाइक वर्ब भी होता है, मैं समझाता हूं, पहले इसी को समझेंगे। लाइक वर्ब भी होता है और प्रेपो भी होता है। जब वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है पसंद करना, पता ही है, और जब प्रेपो होता है तो वो सिमिलैरिटी शो करता है। मैंने कहा वी लाइक यू, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पसंद करते हैं। शी लाइक्स मी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसलिए ये सिंगुलर थी तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल था तो ये प्लूरल। अगर सेंटेंस इतना होता, शी लाइक्स माई सिस्टर करना पड़ता आपको, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब बनता कि वो मेरी सिस्टर को पसंद करती है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेंटेंस आगे भी है, शी लाइक माई सिस्टर इज ब्यूटीफुल, वो मेरी बहन की तरह सुंदर है, तो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है जिसमें मेन नाउन सिस्टर है और माई उसको मॉडिफाई करने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये इस जो वर्ब है ना, ये आई हुई है किसके लिए? शी के लिए। समझ में आया? शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, किसकी तरह? लाइक माई सिस्टर। आप लाइक माई सिस्टर को बाद में भी लिख सकते थे, उसने बीच में लिख के दिया सब्जेक्ट वर्ब को दूर करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो सिमिलैरिटी भी शो करता है। यहां पे क्या कर रहा है? सॉफ्ट जेंटल मर्मर्स जो होते हैं बेबी के फर्स्ट एक्सप्रेशन, जैसे कि विस्पर्स ऑफ जॉय एंड वंडर, तो जैसे कि का सेंस सिमिलैरिटी दे रहा है। सिमिलैरिटी है तो प्रेपो है, प्रेपो है तो ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो वर्ब होता तो उसे सब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। बोलो हाँ, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है, प्रेपो का नाउन है, प्लूरल बना हुआ है, और लिटिल उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। बोलो हाँ। ये टू भी यहाँ प्रेपोजिशन है, ये मत सोचना टू के बाद बेस फॉर्म लगानी है, ये मत कर देना। ये जो एक्सप्रेशंस हैं और ये जो मर्मर्स हैं, विस्पर्स हैं, उनके पेरेंट्स के लिए, तो यहाँ टुवर्ड्स या टू का ये वाला सेंस आ रहा है, प्रेपोजिशन वाला, कि पेरेंट्स, प्यार करने वाले पेरेंट्स के लिए ये मर्मर्स और विस्पर्स ये साइन है कि बच्चे का दिल अच्छे से धड़क रहा है, उसके स्पीच मैकेनिज्म भी डेवलप हो रहे हैं। समझे? तो ये टू के बाद V1 मत कर देना, क्योंकि ये पेरेंट्स नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला डोटिंग यहाँ एडजेक्टिव है, डोटिंग पेरेंट्स। समझ में आया? लविंग पेरेंट्स। तो ये प्रेपो था और ये प्रेपो का मेन ऑब्जेक्ट था। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब आर जो है वो वर्ब है। अब वर्ब को मॉडिफाई करने, वर्ब के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो आपको पता है फिर बचा क्या? यही है सब्जेक्ट, जो कि प्लूरल इन नेचर है, क्योंकि ये सब एडजेक्टिव है, यही है, ये प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपो है और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। इसी से ही सारे बन जाते हैं। तो मर्मर्स जो है वो साइन है, प्लूरल के लिए प्लूरल आया। अच्छा, और देखो जॉय और वंडर की बात बोली है तो एक से ज्यादा यहाँ पे साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे साइन नहीं साइंस आना था, एरर था या ये, ठीक है। एरर समझ में आया सबको? उसके बाद एक्चुअली क्या है? मर्मर्स आर साइंस। आर साइंस जो है ये वर्ब फ्रेज है, क्या बोलते हैं इसे? वर्ब फ्रेज। आर साइंस वर्ब से शुरू होने वाला फ्रेज, तो उसको जो मॉडिफाई करे वो क्या होगा? एडवर्ब। एक्चुअल एडजेक्टिव होता है, एक्चुअली एडवर्ब होता है। दैट जो है वो कंजंक्शन है, नॉर्मल कंजंक्शन, क्योंकि उसके बाद नया क्लोज शुरू हो गया। साइंस है कि, कैसे साइंस है? कि जो बेबी का हर्ट है, बेबी इज हर्ट, अपोस्ट्रोफियस दो नाउन के बीच में आता है,
बेबी का हार्ट जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। हार्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज वर्किंग उसकी सिंगुलर वर्ब होगी। कैसे? रिदमिकली, वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। इन कंसर्ट विद डेवलपिंग स्पीच। वैसे इन कंसर्ट जो होता है वो प्रेपो फ्रेज होता है, ध्यान रखिएगा आप। बस ये मान लीजिए ये प्रेपो है और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये प्रेपो है और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। स्पीच आपका नाउन है और डेवलपिंग उसको मॉडिफाई करने वाला ऑब्जेक्ट है। मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये स्पीच है। समझ में आया सभी बच्चों को? इन कंसर्ट का मतलब होता है टुगेदर, सिंक में कोई चीज हो रही हो। आई होप क्लैरिटी आ गई है। चले आ जाइए, इसको देखते हैं, बनाएंगे जल्दी से। तो पहले एरर देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। क्यों आएगा? लॉजिक समझते हैं पहले, मीनिंग। जैसे जो नेशन है वो ग्रैपल कर रहा है, ग्रैपल का मतलब डील कर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, किसके साथ? इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के साथ। और जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, माउंटिंग प्रेशर मतलब बढ़ता हुआ प्रेशर है, जिसमें उसको पूरा करना है नेशन को उसके क्लाइमेट कमिटमेंट्स। तो FY26 जो बजट है वो कैरी करता है वेट किसका? बोथ अर्जेंसी का भी और अपॉर्चुनिटी का भी। कहने का मतलब उस बजट में हमें ध्यान देना है क्लाइमेट से रिलेटेड वेदर इवेंट्स के बारे में और जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, इसलिए अर्जेंसी की भी बात किया, अपॉर्चुनिटी की कि हम कुछ बेटर कर सकते हैं, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं क्लाइमेट चेंज में। अब आ जाओ इसके ऊपर। एज द नेशन ग्रैपल्स विद, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है द नेशन, द आर्टिकल है तो नाउन है। ग्रैपल्स विद, यहीं पे आपको वर्ब मिल गई है, फ्रेजल वर्ब कह लीजिए। वैसे फ्रेजल वर्ब नहीं होती, ग्रैपल के साथ विद फिक्स प्रेपोजिशन होता है। ग्रैपल विद साथ में यूज होता है, सक्सेसफुली डील करना या स्ट्रगल करना किसी चीज में, बड़ी मुश्किल से किसी चीज को आप अचीव कर पा रहे हो, ठीक है, मेहनत मुशक्कत कर रहे हो आप। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर वर्ब है एस या ईएस वाली, इतना पॉइंट क्लियर है। अभी बताता हूँ एज क्या है वो देखते हैं। नेशन जो है ग्रैपल कर रहा है विद इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो विद यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन है और उसके बाद यहाँ तक सारा का सारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इसमें मेन ऑब्जेक्ट जो है वो वेदर इवेंट्स है, ध्यान रखिएगा आपका। ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, दो नाउन मिलके आए हुए हैं, कंपाउंड नाउन है, बट पहले वाला नाउन इस वाले नाउन को मॉडिफाई करने का सेंस देता है एडजेक्टिव का, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। कैसे वेदर इवेंट्स हैं? एक्सट्रीम, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, वेदर इवेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है। फ्रीक्वेंट, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है कि बार बार कोई चीज हो रही है। और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई कर दे वो क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। नेशन ग्रैपल विद इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम, एक तो बार बार हो रहे हैं, ऊपर से एक्सट्रीम हो रहे हैं, क्या? वेदर इवेंट्स, और बढ़ते हुए इंक्रीजिंगली। एंड कंजंक्शन है माउंटिंग प्रेशर, प्रेशर जो है वो आपका नाउन है, बढ़ता हुआ प्रेशर, माउंटिंग उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। तो एक तो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ऊपर से फिर एक्सट्रीम वाले हो रहे हैं, ऊपर से बढ़ता हुआ प्रेशर भी है, जिसमें टू के बाद उनको मीट करनी है। क्या मीट करनी है? उनकी कमिटमेंट्स, है ना, क्लाइमेट कमिटमेंट्स। अच्छा, पहली बात तो यहाँ देयर नहीं आएगा, कारण क्योंकि किसको मीट करनी है? नेशन को मीट करनी है, वो सिंगुलर है ना, है ना, हमारी कंट्री की बात हो रही है ना, उसको उसकी क्लाइमेट कमिटमेंट्स जो है वो पूरी करनी है। तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, कंट्री के लिए आप इट्स यूज करेंगे, ठीक है। इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन चाहिए होगा, तो क्लाइमेट कमिटमेंट्स यहाँ पे कंपाउंड नाउन आ गया आपका, नाउन प्लस नाउन, ठीक है, कोई दिक्कत? एज क्या है? एज कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, क्लोज नंबर 1, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, क्लोज नंबर 2, दो क्लोजेस को जोड़े, सर्कमस्टांस को या सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं एज का। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जॉब्स इवॉल्व हो रही हैं, तो सर्कमस्टांस या सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे उसने बोला, ऑडियंस ने बड़े ध्यान से सुना, तो क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2, क्लोज पता है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को, सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लोज बोलते हैं। तो दो क्लोजेस को जोड़े, कंजंक्शन है, यहाँ पे भी कंजंक्शन है, यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी क्लोज है और ये भी आपको क्लोज दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट वर्ब का। समझ में आया ना सभी बच्चों को? तो यहाँ पे जोड़ रहा है तो कंजंक्शन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन कर देता हूँ, जरूरी है। अब द FY26 बजट, तो फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो बजट है, तो मेन सब्जेक्ट आपका ये हो गया जो कि सिंगुलर इन नेचर है, तो वर्ब भी कैसी आई? सिंगुलर। कैरी कर रहा है क्या? द वेट, द आर्टिकल है तो ये नाउन है, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है, तो यहां तक जितना भी आया क्या होगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि बोथ के साथ हम लोग एंड का यूज करते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, बोथ के साथ एंड आता है,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरर बन के आ जाता है। और एंड के दोनों तरफ पैरेललिज्म मेंटेन है, या हम किस चीज़ का वेट कैरी कर रहे हैं, अर्जेंसी का और अपॉर्चुनिटी का। तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। कैसे पता लग रहा है? सी वाई वाले कंसिस्टेंसी हो गया, और आपका अर्जेंसी है, और कौन से सी वाई वाले जितने भी हैं सारे के सारे नाउन सफिक्स होते हैं, ठीक है। और आपका ये क्या, अपॉर्चुनिटी है, टी वाई वाले, एबिलिटी है, पॉलिटी है, ऑनेस्टी है, ये सारे के सारे टी वाई वाले नाउन सफिक्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर तो कुछ देखने वाला नहीं है ना, किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक। एरर बता दिया था हमने, एरर क्या था, देयर की जगह इट्स आएगा। आई होप सभी बच्चों को क्लैरिटी आ गई है अच्छे से। अब आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर एक तो 2 एरर हैं। पहले तो आपको एरर्स बतानी है कि वो 2 एरर्स कौन से हैं, एरर नंबर 1, एरर नंबर 2। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ, ये सारे के सारे कमेंट सेक्शन में आपने आंसर बताना है। 2 एरर्स हो गया और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, बस इतना ही काफी है। बाकी आप घर पे सब्जेक्ट वर्ब आइडेंटिफाई करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, बट ये 3 चीजें, 2 एरर्स और 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना ही लिखना है। आई होप सेशन अच्छा लगा, मजा आया है। क्लासेस चलेंगी, ये वाली मैंने आपको शेड्यूल बता ही दिया था, आप एक बार दोबारा देख लेना, क्लास के शुरू में है। और कोई नया बच्चा है या कोई ऐसा बच्चा है जिसके कॉन्सेप्ट वीक हैं, जो इंग्लिश में बहुत बढ़िया स्कोर करना चाहता है, तो आप मेरी एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जिसमें 2025 के हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न पे बना मेरा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा विद प्रीमियम फीचर्स। आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं और कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप क्वेरी भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।